नमस्कार मित्रों, महेश कुमार रिजल्ट सेतु में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे में जो प्रश्न पूछे जाएंगे आरआरबी, ग्रुप डी एंड एनटीपीसी, उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं। तो ये क्रम हमारा जारी है और जारी रहेगा आपके लिए। और इसके साथ साथ आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए और किस चैप्टर के लिए चाहिए, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं जो हमारे लिए संभावित है कि ये प्रश्न हमारे लिए एग्जाम में आएंगे। प्रश्न पहला जो है, ध्यान से देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, बनाने के लिए तो हम एक्स मान के फिर ऐसे करके बना सकते हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा कि सोचेंगे कैसे इसको। तो इसको क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले 225 को 5 से भाग दे दीजिएगा। जैसे ही भाग दीजिएगा, क्योंकि 5 से भाज्य बोला है, जैसे ही भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 45। कितना आ जाएगा? 4 5 20 और 5 25, 45 आ गया। अब समझिएगा, ये 45 जो है 3 संख्या का योग है, तो इसको क्या कीजिएगा आप, फिर इसको आप 3 से पहले आप भाग दे दीजिए। जब हम इसको 3 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा कितना? 15। कितना आ गया? 15। अब समझिएगा, ये 15 जो है ये 3 क्रमागत संख्या है। क्या है? 3 क्रमागत संख्या है हम लोगों के पास। तो इसका औसत निकालिए। जब इसका औसत अब हम लोग निकालेंगे 3 से भाग देकर, तो कितना आ जाएगा हम लोगों के पास? 3। इधर जाएगा 5, या सॉरी, औसत तो यही हम निकाल दिए। 1 मिनट, औसत तो निकाल ही दिए। जब ये औसत निकल गया हमारे पास, तो ध्यान से देखिएगा, 3 को संख्या है मात्र और लगातार है, तो 15, एक हो जाएगा 16 और एक होगा हम लोगों के पास 14। अब समझिएगा, वही जो 5 से भाग दिए हैं, क्योंकि वो 5 से विभाज्य है इसलिए, तो उस मूल संख्या को प्राप्त करने के लिए 5 से इसमें भी गुणा करेंगे, 5 से इसमें भी गुणा करेंगे और 5 से इसमें भी गुणा करेंगे। ये बन गया 80, ये बन रहा है 75 और ये बन गया हमारे पास कितना? 70। ये बन गया हमारे पास 70। आप अब सबों को जोड़कर देख सकते हैं। देख लीजिए, 7 तिरका 21 और देखिए 10, 20 और 5 25 आ गया। लेकिन हमको पूछा क्या है, इन तीनों संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारी आंसर हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर। हालांकि हमको इस, देखिए फिर से बोल रहे हैं, ये सब समझाने के क्रम में हम समझा रहे हैं, वरना इसकी हमको मतलब इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है और ना ही हम इसको ज्ञात करेंगे। अर्थात सबसे बड़ी संख्या जो हमारी है, जिस ऑप्शन में 80 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? अब समझिएगा जरा, हम चाहेंगे कि वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को आप खुद बनाइए। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और ये सभी जो है ना, ये आपको मार्क्स दिलाने वाले होते हैं, थोड़ा भी इसकी अगर समझ होती है तो। देखिएगा, एक किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, लेकिन उससे 12 दिन काम किया। अगर वो एक दिन 18 दिन में कोई काम कर सकता है, ए 18 दिन में एक काम को पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/18 काम को पूरा करेगा। ध्यान से समझिएगा, तो 12 दिन में उसने कितना काम किया? 12/18, अर्थात 2/3 काम को उसने समाप्त कर दिया। 2/3 काम को, टोटल काम जो है हमारे पास 1 है, तो अब बचा काम कितना है? 1 में से 2/3 घटा देंगे तो ये आ गया 1/3 काम कह सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, तो 1 जो शेष काम यही है, इस शेष काम को 1/3 काम को बी कितने दिनों में करता है? 8 दिनों में। तो ध्यान से देखिएगा, अभी इधर से एक नियम से भी आप निकाल सकते हैं कि यह एक काम कितने दिनों में करेगा। तो यह एक काम जो है
8 तिरका 24, लाख गुना कराइए, 24 दिनों में बी करेगा, और जिस ऑप्शन में 24 दिन दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, ठीक है, यह 20% और 10% के 2 क्रमागत छूटों के साथ मिलती है, वस्तु का विक्रय मूल्य है। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 900 रुपया किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, 20% छूट दे दिया गया तो बचा कितना 80%, और 80% का अर्थ होता है 4/5 या 80/100 लिखिए, फिर भी वही बात है। फिर अब ये जो वैल्यू बचा इस पर 10% का और छूट दिया जा रहा है, तो 10% छूट देने के बाद बचा कितना 90%, यानी कि 9/10। ध्यान से देखिएगा, इससे यह कैंसिल हो गया और इस 5 से, ध्यान से देखिएगा, और यह 5 से यहां काट दीजिए, 18×5 = 90, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9 चौका 36। ध्यान से देखिएगा, 36 और गुना हो जाएगा 18, 8 छक 48 का 8, देखिए कहीं पे है, 2 जगह पे है, 8 छक 48 का 8, तो हासिल हमारे पास कितना हो गया 4, और 8 तीर का 24, और इसमें गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 6, या डायरेक्ट भी गुना कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 और 4 34 का 4, तो हासिल कितना हो गया हम लोग के पास, टोटल मिला के हमारे पास आ रहा है 34, तो हासिल कितना हो गया 3, तो यहां रख दीजिए 4, 2 जगह फिर अभी 48 है, कोई बात नहीं, इसको छोड़िए, 3 एकम 3 और 3 कितना जाएगा 6, 648 रुपया उसका प्राइज हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। आप यहां से अगर आप जितना फास्ट कैलकुलेशन कर लीजिएगा उतना फास्ट आपका आंसर आ जाएगा, जो आ रहा है कितना 448 रुपया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है, ठीक है, और बाकी बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात 61:6 है। यदि उसकी मासिक आय 8,710 रुपया हो तो उसकी मासिक बचत की राशि कितनी है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, व्यय दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, बचत दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि खर्च और बचत को जोड़ दिया जाए तो हमें पता चल जाता है कि वही हमारा क्या होता है, आय होता है। क्या होता है, वही हमारा आय होता है, समझिएगा। तो दिया हुआ है हमारे पास व्यय 61 कितना 6। अब फिर से समझिएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हमको आय पता नहीं चल जाएगा, चल जाएगा। जोड़िए, इसको कितना आता है 67, कितना हो रहा है 67। तो अनुपात 67 बराबर हमको दिया हुआ है कितना 8710 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालिए। ध्यान से देखेंगे, अगर इसको आप यहां भाग भी दे दीजिए, 8710 67 से भाग देंगे तो 67 है कम 67, ये हो जाएगा 0, यहां आ गया 2, उसके बाद में आ गया 1, यानी ये कट रहा है 7 तीर का 21, चेक कीजिए तो 3 0 भी आ जाएगा, 7 तीर का 21 का 1, 18 2 20, ठीक है बिल्कुल। यानी ये कट रहा है कितना बार में 130 बार में, यानी कि अनुपात 1 बराबर 130 रुपया। 130 रुपया। तो हमसे पूछा क्या है, मासिक बचत, और बचत हमारे पास यही है। तो हो जाएगा हमारे पास अनुपात 6 बराबर, तो इधर से 6 गुना कर दीजिए, 3 छक 78, 780 रुपया हो जाएगा। अर्थात उसकी मासिक बचत जो है कितना है 780 रुपया है। अर्थात हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 रुपया की है। वस्तु की अंकित मूल्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, 5% छूट देकर 950 रुपया की है, यानी 95%। 95% बराबर 950 रुपया, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 रुपया। तो हमसे पूछा गया अंकित मूल्य यानी 100%, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों के पास? ये हो जाएगा 1000 रुपया, और जिस ऑप्शन में 1000 रुपया दिया गया है वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और यहां और होगा, और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपया लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी? ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि हमारे उसके पास 100 रुपया था, तो उसने पहले बाजी में 75% राशि को हार गया। ध्यान से देखिएगा कितना बार है? 1 बार, 2 बार, और ये रहा तीसरा बार, 3 बार। तो 75% हार गया, तो बचा कितना? 25%। 25/100 लिख सकते हैं, या 1/4 लिखिए। फिर जो शेष बच रहा है ना, इसका भी 75% हार गया, तो बचा कितना? 25/100। और फिर जो ये वैल्यू बच रहा है, इसका भी 75% हार गया, तो बचा कितना? फिर से 25/100, अर्थात शेष बराबर शेष। और यही जो है कितने के बराबर है? 2 रुपया के बराबर है। इससे यह कैंसिल हो रहा है कितना बार में? 4 बार में। इससे यह कैंसिल हो रहा है 4 बार में। इससे यह कैंसिल हो रहा है 4 बार में। 4 चौका 16 और 16 चौका 64, और 64 दूना कितना हो जाएगा? 128। तो प्रारंभ में उसके पास कितना रुपया था? 128 रुपया था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन को एक विद्युत खंबे को पार करने में कितना समय लगता है? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये दूरी मतलब लंबाई। तो कितना है ट्रेन की लंबाई? 160 मीटर लंबी है, तो हमने क्या किया? 160 मीटर यहां रख दिया। इसका स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझने वाली बात है, जब ये ट्रेन की लंबाई अगर मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर प्रति सेकेंड में चाल को बदलना पड़ेगा। तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे ना, तो ये कौन सी में बदल गया? मीटर प्रति सेकेंड में बदल गया। और पूछ रहा हमसे कितना टाइम लगेगा, बस हो गया। 18 चौका 72, 4 पचे 20, 20 का मतलब 1 0, और फिर 2 का मतलब एक यहां से 8 कैंसिल हो गया, अर्थात कितना टाइम उसको लगेगा? 8 सेकंड लगेगा। और जिस ऑप्शन में 8 सेकंड दिया गया है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिएगा, ये अब एलजेब्रा कह सकते हैं, या एलजेब्रा के प्रश्न की तरफ बढ़ गया। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि यदि x + 1/9x बराबर 4 हो, तो 9x² + 1/9x² का मान क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है, जरा इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। x + 1/9x = 4 दिया हुआ है, और हमसे पूछ क्या रहा है कि 9x² + 1/9x² बराबर व्हाट? जरा समझिएगा, यहां पहले से 9 है, फिर लेकिन यहां 2 जगह पे 9 लगा हुआ है। हम करें क्या इसमें? तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको इक्वेशन आप 1 कह सकते हैं,
इतना भी करने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी बनाया जाता है इसको। अगर हम इसमें 3 से गुना कर दें, ध्यान से देखिएगा, इधर भी 3 से गुना कर दें, इधर भी 3 से गुना कर दें, तो आप जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन में सेम चीज से गुना और भाग करने से इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात इसका मीनिंग यही हुआ कि दोनों तरफ गुना की है तो ये कैंसिल हो सकता है और हो जाएगा, हो भी जाएगा, दोनों एक ही बात है। तो इससे इसमें गुना करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x। अब प्लस जैसे इसमें गुना करेंगे यहाँ 3 आएगा तो इससे कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1/3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। अब ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर बराबर दिए गए वैल्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब माइनस 2ab के जगह पर ये वैल्यू जो आएगा ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, अर्थात सीधा सीधा इधर हमसे क्या घटेगा 2, अर्थात 144 माइनस 2 बराबर 142, और जिस ऑप्शन में 142 दिया गया है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, सॉरी वापस चाहते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी तरीके का प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि a बराबर 2 और b बराबर -3 हो तो 27a³ माइनस 54a² b प्लस 36ab² माइनस 8b³ का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फार्मूला है या नहीं है, तो अगर आप इतना भी समझ सकते हैं तो वैल्यू को रखिए, थोड़ा सा आपका ये कैलकुलेटिव होगा और तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं ये फार्मूला है, तो आप ध्यान से देखिए कौन सा फार्मूला है, 3a माइनस 2b का क्या है होल क्यू है, सॉरी टोटल का होल क्यू नहीं है, ये क्या है AQ, हाँ ठीक तो है, नहीं सॉरी ये पूरे का होल क्यू है, ये पूरे का होल क्यू है। हाँ, एक फार्मूला क्या होता है AQ प्लस, ठीक है, या माइनस भी पहले लिख सकते हैं, वही है, तो ये हो जाएगा AQ माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस BQ, यही फार्मूला है, ये फार्मूला है हम लोगों के पास। चलिए, अगर इस फार्मूला पर अगर जैसे दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू को रख दीजिए, तो जैसे ही हम लोग यहां पर वैल्यू रखेंगे तो यहां हो जाएगा 3 और गुना कितना जाएगा 2, अब माइनस 2 इंटू कितना से गुना होगा, माइनस में 3 से गुना होगा, और टोटल का क्या हो जाएगा होल क्यू है, सॉरी होल क्यू हो जाएगा। तो यहां गुना करेंगे तो क्या बच रहा है 6, और यहां गुना किए तो कितना हो जाएगा 6, देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहां भी आ गया 6, और इसका कर देंगे क्यूब, 6 और 6 12, और 12 का क्यूब अगर आपको याद है तो ये होता है 1728, कितना होता है 1728, और जिस ऑप्शन में 1728 दिया गया है वही हम लोगों का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, और ये हम लोग का लास्ट प्रश्न भी होगा आज के लिए। ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की संभावित लंबाई क्या होगी, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से छांटना है। ध्यान से समझिएगा, एक त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है जैसे इसके सामने C हो जाएगा, इसके सामने A हो जाएगा, और इसके सामने ये भुजा B हो जाएगी। किसी भी भुजा के लिए ऐसा हो सकता है कि 2 भुजाओं का योग, एक जो तीसरी भुजा हो रही है हम उससे हमेशा बड़ा होना चाहिए, और 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। अगर इसको फुलफिल कर रहा है तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब समझिएगा ऑप्शन ए में, जैसे ध्यान से देखिएगा 2 + 3 अगर हम ले लिए एक साथ, तो इन दोनों का योग जो है, एक जो भी भुजा छूट रहा है उससे क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखिए तो यहाँ
3 और 2 5 हो रहा है, जो छोटा ही हो गया, तो इससे तो संभव ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बी में आइए। जब बी में हम लोग आते हैं, बी में आते हैं तो देखते हैं कि 3 और 4 क्या हो जाएगा, 3 + 4 यानी हो गया हमारे पास 7, जो कितना से बड़ा है, 5 से बड़ा है। बट आगे देखिएगा, 4 में से 3 घटाइए या 3 में से 4 घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब घटा रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इससे छोटा आ गया, इससे छोटा है, लेकिन अन्य दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, तो यही है। तो त्रिभुज की संभावित लंबाई क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी जो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बाकी को भी चेक कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 और 3 5, 5 और 1 6, बराबर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उसके बाद यहां भी देखिए 4 और 4 8, जैसे ही जोड़ रहे हैं तो तीसरी भुजा से ही छोटा ही हो गया, अर्थात जो है ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो त्रिभुज में रूल जो पढ़े जाते हैं उसका बेसिक पर ये प्रश्न दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।